Hey guys, welcome back to my channel Blind to Millionaires. My name is Manish and I am a visually impaired trader. So basically आज ये हमारा जो सीरीज चल रहा है फॉर द बिगिनर्स इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट बिगिनर्स, इसका पार्ट 3 है एंड फर्स्ट 2 पार्ट में हमने ऑलमोस्ट सेंसेक्स निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल्स कैटेगराइजेशन डीमैट अकाउंट लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर इस सब के बारे में जाना था। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को फॉर मोर सच कंटेंट्स। एंड ये पूरा बिगिनर का सीरीज़ है तो इसमें आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए आईपीओ है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इशू जिसको हम कहते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है पहले इसको हम समझते हैं। देखिए आईपीओ मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा गया है और जो भी आईपीओ आने के बाद स्टॉक जो लिस्ट हो जाता है एनएसई या बीएसई पे प्लेटफॉर्म पे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वो सेकेंडरी मार्केट कहा गया है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं जैसे आज के डेट में बीएसई और एनएसई में लगभग 7 से 8 हज़ार कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो न्यू स्टार्टअप्स है, बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है, मतलब ठीक है, भले ही वो लिस्टेड नहीं है मार्केट में बट वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। तो अगर उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है या कुछ फंड्स की ज़रूरत है तो उनको आईपीओ ही एक ऐसा पहला सीढ़ी है जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। तो आईपीओ क्यों लाया जाता है इसको हम समझते हैं। देखिए बेसिकली आईपीओ कब लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, अभी मैंने लोन लेके चला रहा हूँ या मैं कैसे भी उसको कंपनी को मैनेज कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास लोन है, कर्जा है, या मुझे अब कंपनी को एक्सपांड करना है तो मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, आईपीओ हम क्यों लाते हैं, जब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड हो, एक्सपांशन के लिए हो, चाहे डेट यानी कर्जा को कम करने के लिए हो, ठीक है, या तो मुझे खुद ही अपना प्रमोटर स्टेक कम करना है और मैं चाहता हूँ कि वो पैसा मेरे पास ही आ जाए, तो उसके लिए हम बेसिकली आईपीओ लेके आते हैं। अब मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी कोई भी एक XYZ कंपनी है, मेरे पास 100% स्टेक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को आईपीओ लाना है फॉर एक्सपांशन ऑफ माई दिस कंपनी बिजनेस। सो आईपीओ में क्या करूँगा, मैं 75% स्टेक मेरे पास रहेगा, 25% जो है मैं ऑफलोड कर दूंगा। तो 25% जो भी मेरी इक्विटी यानी 100% इक्विटी का 25% है उसको मैं आईपीओ में फॉर सब्सक्रिप्शन दे दूंगा, जिसके अंदर रिटेलर्स, QIPs और HNI वगैरह जो भी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दैट इशू, ठीक है। अब आईपीओ के लिए क्या होगा, मैं एक मर्चेंट बैंक के पास जाऊंगा, मर्चेंट बैंक के पास जाके सब कुछ डिस्कस करूंगा, एक DRH फिर फाइल करूंगा सेबी के पास, फिर सेबी उसको गो थ्रू करेगी और अप्रूवल देगी। अप्रूवल आने के बाद बेसिकली सेबी का ये कहना है कि हमें 3 से 4 चीज़ें बतानी पड़ती है। फर्स्ट, जैसे एग्जांपल मुझे अप्रूवल मिल गया फॉर एन आईपीओ ऑफ माई कंपनी और या माई बिजनेस, ठीक है। देखिए DRHP क्या है, एक रेड हेविंग प्रोस्पेक्टस है, आप 300 to 400 पेजेस का होता है जो सेबी के वेबसाइट पे आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस होता है 300-400 पेजेस का, जिसमें सारे फंडामेंटल फाइनेंशियल सब कुछ लिखे होते हैं उस कंपनी के या उस बिजनेस के, जिसके बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई करके अगर आपको इशू में पैसा लगाना ही नहीं लगाना ये आपकी कॉल होती है, तो आप पढ़ सकते हैं वो DRH पे, ठीक है। तो आते हैं वापस, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अप्रूवल मिल गया, अब मुझे क्या होगा कि मुझे 3 से 4 चीज़ बतानी है। फर्स्ट, कौन से डेट पे आईपीओ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। आईपीओ जो भी रहेगा वो 3 दिन तक ओपन रहेगा, 3 दिन यानी 3 वर्किंग डेज। फॉर एग्जांपल अगर फ्राइडे को आईपीओ आ रहा है तो ट्यूसडे तक ओपन होगा, मंडे को है तो वेडनेसडे तक, या मंडे के फ्राइडे के बीच में यानी कि थर्सडे या फ्राइडे को आएगा तो या तो मंडे या ट्यूसडे तक चलेगा, ठीक है, 3 वर्किंग डेज। मुझे प्राइस बैंड बताना होगा। प्राइस बैंड बेसिकली क्या होता है, देखिए समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आईपीओ लेके आया, मैंने प्राइस बैंड रखा है 95 to 100, तो 95 लोअर बैंड है, 100 जो है वो अपर बैंड है, इसके बीच में शेयर्स अलॉट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अपर बैंड होता है उसी पे लगभग सबको शेयर्स अलॉट होते हैं जब भी कोई आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो है मुझे प्राइस बैंड बताना है। अब प्राइस बैंड के अंदर एक चीज़ समझते हैं, देखिए प्राइस बैंड में एज पर सेबी जो भी कंपनी या मतलब जो भी मैं हूँ या मर्चेंट बैंकर, हमने बैठ के जो डिसाइड किया जो प्राइस बैंड हमने रखा है उसके बीच का जो डिफरेंस है यानी लोअर बैंड और अपर बैंड का वो 20% का ही हो सकता है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो इतना लाती नहीं है, इससे कम ही रखती है, 2-3 रुपये का ही गैप रखती है, 20% नहीं रहता है। बट अगर आप एज पर SOP जाएंगे तो वो 20% ही रख सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे अगर 100 रुपये 100 लोअर बैंड है, 120 अपर बैंड है, तो ये 20% आप देख रहे हैं, 20% लोअर बैंड से अगर 20% देखेंगे तो 120 है। इसके आगे का प्राइस बैंड नहीं ला सकते, बेसिकली ये लास्ट लिमिट है। इसके बाद आप मतलब जनरली क्या होता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जनरली इससे भी कम में ही आता है, इतना नहीं आता कि 20% का कोई बैंड रखता है, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड चीज़। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जैसे मेरा 100% इक्विटी में मैं कितना शेयर्स को अपलोड कर रहा हूँ, तो ये मुझे डिटेल देनी होती है, ठीक है, क्लियर है।
तो प्लस आपको पता चल गया होगा कि आईपीओ क्यों लाते हैं हम, और आईपीओ को अप्रूवल सेबी से मिलने के बाद क्या क्या चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। तो एक बार जब आईपीओ लाइव हो जाता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो आप डीमैट अकाउंट में जाके आईपीओ सेक्शन में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना डिटेल्स फिल करना होगा, और जो बिड है वो रिटेलर, मतलब आप रिटेलर कोटा में लगाएंगे इसको। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा वो जो वहाँ पर रिटेलर एचएनआई और जो बताया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए रिटेलर कोटा में आप अप्लाई करेंगे फॉर 1 लॉट, ठीक है। और जब भी प्राइस बैंड जो आता है, फॉर एग्जांपल 95 से 100 का प्राइस बैंड आया तो उसके अंदर एक नंबर ऑफ लॉट्स दिए जाएंगे शेयर, एक शेयर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 95 टू 100 का बैंड है तो ये जो होगा वो 150 शेयर्स का लॉट होगा, ठीक है। यानी कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको 150 शेयर एक साथ मिलेंगे इसमें, 150 या 145 149 जो भी है वो आपको शेयर एक साथ इसमें मिलेंगे। तो आपको अप्लाई करना है, आप इसको नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और ये इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, इसके लिए आपको बैंक मतलब अपना बैंक से डीमैट में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं ऐड करने की, ये ऑटोमेटिक आपके बैंक से ही अमाउंट डेबिट होता है। बट बिफोर दैट जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक आसबा डिटेल्स आता है। अभी आसबा क्या है वो हम समझते हैं। इसको कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। ये क्या होता है बेसिकली, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बट जब पहले आईपीओ आते थे, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जब पहले आईपीओ आते थे तभी क्या होता था, फिजिकली फॉर्म लेके आईपीओ भरना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था और पैसे जमा करने पड़ते थे, ठीक है। और जब पैसे जमा करने पड़ते थे, समझो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो रिफंड के बहुत सारे इश्यूज आते थे और कई कई दिनों महीनों तक रिफंड नहीं मिलता था। तो इसके लिए सेबी और ये सब ने अभी जब से मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो यहाँ पे पैसा कलेक्ट करने का कोई अभी सीन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो रहता है, जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट आपके बैंक में फ्रीज हो जाता है, यानी ब्लॉक हो जाता है, वो डिडक्ट नहीं होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिन हो गया, आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, अब जब अलॉटमेंट का डेट आएगा उस दिन आपको एसएमएस भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, या तो आप चेक भी कर सकते हैं अपने पैन नंबर के अगेंस्ट में आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो आपके डीमैट अकाउंट के पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ कंपनी के आईपीओ में लगाया था उसका नाम, और जो अमाउंट है वो अमाउंट फिर आपके बैंक से डेबिट होगा और वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि आपने परचेज कर लिया, मतलब आपको अलॉटमेंट मिल गया, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा, फिर आप अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है जैसे आपको लग गया, मतलब आपने अप्लाई किया, लग गया, नहीं लगा, वो केस दोनों सिनेरियो हमने डिस्कस किया। अब आता है लिस्टिंग की डेट। फॉर एग्जांपल जब भी ये एक लिस्टिंग की डेट भी आती है, जब आईपीओ का डिटेल्स आएगा उसमें ये सब सारी डिटेल्स लिखी होती है, प्राइस बैंड कब तक इशू खुला है, कब अलॉटमेंट का डेट है और कब लिस्ट होगा। तो जब जिस दिन भी ये लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो जो लिस्टिंग का टाइम है वो 10 AM होता है, मार्केट ओपन होता है 9:15, बट जो भी आईपीओ न्यू आईपीओ लिस्ट होता है वो 10 बजे होता है, ठीक है। और मान के चलते हैं कि 95 से 100 का प्राइस बैंड था, ठीक है, 100 रुपीज़ पे इशू आपको सब्सक्राइब हुआ, मतलब 100 रुपीज़ पे हुआ। अब इसमें देखिए जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो मैंने ऑफलोड किए हैं मेरे, ठीक है, उसमें 3 तरीके का पोर्शन होता है। एक होता है क्यूआईबी कौन होता है मैं बताता हूँ, दूसरा होता है रिटेलर, तीसरा होता है एचएनआई। जब भी आप आईपीओ के बारे में कभी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा टोटल आईपीओ सब्सक्राइब हुआ 5 गुना, क्यूआईबी पोर्शन हुआ 10 गुना, रिटेल पोर्शन हुआ 17 गुना, एचएनआई हुआ 20 टाइम्स, बट ओवरऑल आईपीओ हुआ 5 गुना, ठीक है। अभी जैसे मैं बताया, जैसे मैं 25% शेयर्स को अपलोड कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं हम उसको, वो 100% है टोटल, तो हम उसमें से क्या होता है कि 50% जो है वो क्यूआईबी कोटा के लिए रिजर्व होता है, 35, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकता है जो कोटा परसेंटेज है, 35% जो है वो रिटेल के लिए होता है एंड 15% एचएनआई आउट ऑफ दैट 100% शेयर्स। 100% यानी आउट ऑफ जो 25% शेयर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें आप मान के चले 50% जो है वो क्यूआईबी कौन होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो ये क्यूआईबी कोटा में अप्लाई करते हैं। हम और आप रिटेलर कोटा में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रिटेलर के लिए 35%, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो 35, 15, 20 डिपेंड करता है आईपीओ में कि कितना रिटेलर के लिए कौन कितना छोड़ रहा है, मतलब कितनी जो कंपनी आईपीओ ला रही है वो कितना रिटेलर के लिए दे रही है, ठीक है। तो 35% अगर रिटेलर का है तो आप उसमें हम जो मतलब आप और मैं रिटेलर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और एचएनआई वो होता है जो हाई नेट इन्वेस्टर, यानी कि जिसकी एप्लीकेशन 2 लाख है उसके ऊपर की लग रही है, तो वो एचएनआई माना जाता है, ठीक है। तो सबका एक एक प्रपोर्शन होता है, तो जब भी आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा ओवरऑल आईपीओ 5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबी इतना हुआ है, रिटेल कोटा इतना सब्सक्राइब हुआ है,
या आप चैनल पे या कहीं पे भी मनी कंट्रोल इकोनॉमिक टैक्स में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा भी दिखाई देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, ये 3 तरीके की कैटेगरी होता है जिसमें अप्लाई करते हैं, बट हमें इंडिविजुअल और रिटेलर कोटा में ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि IPO क्या होता है, कैसे आता है, फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप IPO के लिए अप्लाई करें, मान के चलते हैं एक बहुत अच्छा IPO है, बहुत अच्छी कंपनी का एक IPO है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं NSE का IPO है, तो NSE का IPO अगर आता है और अप्लाई कर रहे हैं आपको क्योंकि देखिए NSE के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। इन फ्यूचर जब भी NSE का IPO आएगा, अभी तो लेटेस्ट में ओयो का आने वाला है और हुंडई का आएगा, ठीक है। मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं कि NSE का IPO आ रहा है, तो NSE का IPO आपको पता है ओवर सब्सक्राइब होगा। ओवर सब्सक्राइब मतलब जितना भी डिमांड, मतलब जितना भी हमने IPO के लिए जो अमाउंट रखा है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए मार्केट से, बट उसके भी ऊपर जा रहा है 5 गुना 10 गुना, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो मान के लेते हैं NSE का जो IPO है ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, आपको पता है। तो आप एक ही पैन कार्ड से, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती कि एक पैन कार्ड से 5-5 एप्लीकेशन लगाते हैं। आप एक चीज़ समझ जाइए, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है पैन नंबर है। अगर आप 5 एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन मिले तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपके घर में जितने भी लोग हैं, जैसे 5 लोग अगर हैं तो 5 का आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए और 5 का पैन कार्ड से आप अप्लाई करिए उस IPO में, तो चांसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन यानी किसी एक को अलॉटमेंट का ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आप अपने ही पैन कार्ड से 5 बार अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एप्लीकेशन एक ही बार करना है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई गेस IPO के बारे में हमने सारे डिटेल्स कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट है IPO से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर करिए इस वीडियो पे, एंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक SIP, म्यूचुअल फंड हो गया, फिर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ग्लोबल मार्केट के इंडाइसेस, इंडियन मार्केट के इंडाइसेस हमें कैसे देखना होता है, सेक्टोरल इंडाइसेस, इन सब पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चलते रहे। और एक चीज़ वापस बता दूँ गाइस, ये जो पूरा सीरीज़ है वो बिगिनर स्क्रैच के लिए और एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ताकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके डायरेक्टली आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।